दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी केंद्रीय नेतृत्व से कर सकते हैं मुलाकात। आज धार्मिक कार्यक्रम के लिए जाएंगे मथुरा। उत्तराखंड में युवाओं को मिल रही सरकारी नौकरी। धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्तियां की। पिछले 22 वर्षों के दौरान हुई थी 6,869 भर्तियां। उत्तराखंड में पड़ने लगी कड़ाके की ठंड। कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग ने मैदानी क्षेत्रों में घने कोहरे का जारी किया अलर्ट। न्यू ईयर के जश्न के लिए औली पहुंचने लगे पर्यटक। पहाड़ी व्यंजन बने पहली पसंद। 80% तक होटल और लॉज फुल। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। वाले रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। देहरादून से आपको बता दें, जहां उत्तराखंड में युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्तियां की है। आपको बता दें कि पिछले 22 वर्षों के दौरान मात्र 6,869 भर्तियां हुई थी। धामी सरकार का युवाओं को रोजगार देने में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। तो उत्तराखंड में युवाओं को अब सरकारी नौकरियां मिल रही है। धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में आपको बता दें कि 6,635 भर्तियां की है। और अगर इसी के चलते अगर आपको बता दें कि 22 वर्षों की बात की जाए तो पिछले 22 वर्षों से 6,869 भर्तियां ही हुई थी। धामी सरकार का युवाओं को रोजगार देने में बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। देहरादून से खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा रही है। धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्तियां की है। तो देखिए, इसके पहले अगर पिछले 22 वर्षों की बात करें तो इस दौरान 6,869 भर्तियां ही की गई है। और ऐसे में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि धामी सरकार का युवाओं को रोजगार देने में बेहतरीन प्रदर्शन है। युवाओं पर खासा फोकस है रोजगार को लेकर धामी सरकार का। तो देहरादून से ये खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। धामी सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 6,635 भर्तियां की है। अच्छा खासा फोकस धामी सरकार का युवाओं पर रोजगार को लेकर दिखाई दे रहा है। लगातार उत्तराखंड के युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। तो देहरादून से ये खबर हम आप तक पहुंचवा रहे हैं। युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही है। पिछले 22 वर्षों के दौरान आपको बता दें कि मात्र 6,869 भर्तियां ही हुई थी सरकारी। और अब अगर धामी सरकार के 1 साल के कार्यकाल को हम देखें तो अच्छी खासी भर्तियां की गई। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। विनय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। विनय, देख पा रहे हैं हम कि धामी सरकार का युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर अच्छा खासा फोकस देखा जा रहा है, क्योंकि 22 वर्षों की तुलनात्मक अगर हम देखें पिछले 1 साल में 6,635 भर्तियां की गई है, बल्कि 22 वर्षों की अगर हम बात करें तो 6,869 भर्तियां ही हुई थी। खुशी, देखिए आपको बता दें कि प्रदेश सरकार है और जिस तरह से युवा मुख्यमंत्री इस समय जो है उत्तराखंड के हैं पुष्कर सिंह धामी, लगातार जो है युवाओं के हित में कार्य करते रहते हैं। और वहीं सरकारी नौकरियों की अगर बात की जाए तो सरकारी जो नौकरियां हैं पिछले 1 साल में 6,000 से ज्यादा जो है यहाँ पर सरकारी नौकरियां युवाओं को मिली हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि किस तरीके से युवा चेहरा जो मुख्यमंत्री का है वो युवाओं के हित में उत्तराखंड के कार्य में जो है जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं ये भी काफी महत्वपूर्ण है। तो देखा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हर तरह से उत्तराखंड के विकास को लेकर कार्य करते रहते हैं। वहीं पिछले 22 वर्षों की अगर बात करें तो उसमें जो 22 वर्ष रहे हैं बीते हुए उत्तराखंड सरकार के, उसमें जो नौकरियों का आंकड़ा रहा है
उसमें भी 6,000 से ज्यादा का जो आंकड़ा था वो 22 वर्षों में रहा है। लेकिन जो ये आंकड़ा इस बार एक साल के अंदर सीएम धामी ने जिस तरह से रोजगार देने में उत्तराखंड के युवाओं को किया है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि सीएम धामी किस तरीके से और किस गति से उत्तराखंड के विकास को लेकर चल रहे हैं। उत्तराखंड के जो युवा हैं उनको साथ लेकर चल रहे हैं और हर तरह से उनका प्रयास यही रहता है कि हर तरह से जो उत्तराखंड वासी है उनको संभव जो भी यहाँ पर चाहे रोजगार के अवसर हो या फिर हर तरह से कोई भी मदद हो, उत्तराखंड सरकार से जितनी हो सके वो की जाएगी। निश्चित ही विनय, खासा फोकस देखा जाता है रोजगार को लेकर, क्योंकि हाल ही में हमने देखा इन्वेस्टर समिट जो है किया था, यहाँ पर सीएम धामी ने करवाया था उत्तराखंड में, और काफी लोग रोजगार से जुड़े हैं इन्वेस्टर समिट के जरिए भी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बड़े लेवल पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में आयोजित किया गया है और बड़े उद्योगपतियों ने इस दौरान निवेश को लेकर के जिस तरीके से एमओयू साइन किए हैं, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि एक बड़ा फायदा उत्तराखंड के युवाओं को, उत्तराखंड की जनता को जो है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत यहाँ पर मिलेगा। और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं लगातार कार्य कर रहे हैं कि उत्तराखंड को किस तरीके से विकसित किया जाना है, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो या फिर पर्यटन के क्षेत्र में हो। हर तरह से सीएम धामी का प्रयास यही रहता है कि उत्तराखंड के लिए किस तरीके से विकास की जो क्रिया है वो आगे बढ़ाई जाए। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि 2024 की अगर बात करें, 2024 के लिए भी 5,000 जो नौकरियां हैं उनको करने का जो लक्ष्य यहाँ पर सीएम धामी ने रखा है। तो ऐसे में काफी महत्वपूर्ण जो है ये भी देखा जा सकता है कि सीएम धामी किस तरीके से उत्तराखंड के हित में कार्य कर रहे हैं। वहीं अब अगर यहाँ पर बात की जाए तो जो नौकरियां यहाँ पर दी गई हैं उत्तराखंड में, जो युवाओं को जो नौकरियां मिली हैं, उसके अलावा अधिकारियों की भी नौकरियां जो है इस दौरान लगी हैं। तो काफी महत्वपूर्ण जो है इसको उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो है माना जा रहा है कि युवाओं को लेकर किस तरीके से जो युवा मुख्यमंत्री हैं वो कार्य कर रहे हैं। जी निश्चित विनय, कहा जा सकता है कि पूरा फोकस धामी सरकार का युवाओं रोजगार को लेकर देखा जा रहा है। चलिए फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर हैं। इस दौरान हेलीपैड पर आचार्य बालकृष्ण व विधायक आदेश चौहान, विधायक प्रदीप बत्रा ने उनका स्वागत किया। इसके बाद पतंजलि योगपीठ पहुंचने पर बाबा रामदेव ने सीएम का स्वागत किया। इस दौरान राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी मौजूद रहे। उत्तराखंड के भू कानून को लेकर देहरादून में महारैली हुई, जिसमें राजनीतिक पार्टी के लोग जुटे। आपको बता दें कि इस रैली की खास बात यह रही कि सत्ताधारी बीजेपी को छोड़कर लगभग सभी दल और सामाजिक संगठनों के लोग इसमें शामिल हुए। वहीं गढ़वाल मंडल के देहरादून में मिले अपार जनसमर्थन के बाद अब कुमाऊं मंडल के बागेश्वर में उत्तरायणी कौथिग के दिन 15 जनवरी को राज्य भर से हजारों लोग जुटेंगे। मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने जनता और आंदोलनकारी से अपील की है कि सरकार को समय देने के साथ साथ सरकार पर भरोसा भी करे, क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां की परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझते हैं। निश्चित रूप से मैं पहले ही कह चुका हूं कि माननीय पुष्कर सिंह धामी जी यहाँ की परिस्थितियों को और हमारी सरकार यहाँ की परिस्थितियों को अच्छी तरह समझती है कि इस राज्य के लिए क्या अच्छा हो सकता है, भू कानून किस तरह का बनना चाहिए, इस राज्य का सर्वांगीण विकास भी हो, इस राज्य के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनका हक हकूक भी बरकरार रहे। इसलिए मेरी जनता से अपील है, आंदोलनकारियों से भी अपील है, वो भी सारे अपने हैं, उन सब से भी अपील है कि वो सरकार पर भरोसा रखें और सरकार को समय दें कि समय आने पर निश्चित रूप से इन सब कामों को समुचित तरीके से किया। हल्द्वानी में एसएसपी प्रहलाद मीणा ने फर्जी डिग्री देने वाले इंस्टीट्यूट का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि गोलापुर में डीपीएमआई नामक इंस्टीट्यूट छात्र छात्राओं को फर्जी डिप्लोमा देकर मोटी रकम वसूलता था। शिकायत में जांच के बाद डीपीएमआई के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश मेहरा दोषी पाए गए, जिन्हें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है और जेल भेज दिया है।
शिकायत की थी कि जो इंस्टीट्यूट के एमडी है उन्होंने फेक सर्टिफिकेट उनको इश्यू किए हैं, तो इसमें एक एफआईआर काठगोदाम थाने में रजिस्टर हुई और एफआईआर के इन्वेस्टिगेशन में हमने पाया कि इन्होंने 2 साल में 58 बच्चों को इस तरीके से फेक जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है वो इश्यू किए हैं। इसी में पुलिस ने कार्रवाई करके आज अभियुक्त को गिरफ्तार किया। हल्द्वानी में कांग्रेस स्थापना दिवस के मौके पर जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय भू कानून बनाने को लेकर एक ज्ञापन दिया। इस दौरान विधायक सुमित प्रदेश ने कहा कि जिस प्रकार से बाहरी व्यक्ति उत्तराखंड में आकर उत्तराखंड की भूमि को खरीदकर ऊंचे मूल्य पर बेच रहे हैं, जिससे उत्तराखंड की पूरी भूमि बिक रही है। हमारी मांग है कि जल्द भू कानून बनाया जाए जिससे बाहर से आने व्यक्ति किसी भी प्रकार की उत्तराखंड में भूमि नहीं खरीद सके। राज्यपाल महोदय को संबोधित एक ज्ञापन दिया है। जो प्रदेश सरकार से हमारी ये मांग है, हमने राज्यपाल महोदय से कहा ये सुनिश्चित करें कि सशक्त भू कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। जमींदारी विनाश उन्मूलन अधिनियम में एक्ट में परिवर्तन किया था और उसके तहत जो है अनलिमिटेड कोई भी बाहरी व्यक्ति यहाँ आकर पहाड़ के लोगों की भूमि खरीद सकता था। तो एक सशक्त भू कानून होना जरूरी है ताकि यह पहाड़ की ज़मीन बचे, पहाड़ के जो लोगों का पलायन है वो बचे। तो हम सशक्त भू कानून की मांग करते हैं। उत्तराखंड की जो आम जनमानस है वो एक सशक्त भू कानून यहाँ पे लागू कराने की उनकी मांग है। ये आम एक सेंटिमेंट पूरे प्रदेश की जनता का है, आम भावना प्रदेश की जनता की है। तो अवश्य सशक्त भू कानून, पहली सरकार जब पंडित तिवारी जी की आई थी तो वहाँ पे अच्छा एक भू कानून लागू करा गया था, लेकिन धीरे धीरे उसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उन्होंने उसमें ढील बरती है, जिससे बाहर के लोग आके यहाँ पे अतिरिक्त ज़मीन खरीद रहे हैं और कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति, हमारी धरोहर है, हमारा पर्यावरण है, हमारी जल जंगल ज़मीन है, हमारी संपदा जो है कहीं ना कहीं उसके संरक्षण में घात लगा है। तो हम पुरानी व्यवस्था लागू कर एक सशक्त भू कानून लागू करने की यहाँ पे मांग। कांग्रेस अपनी 139वीं वर्षगांठ को धूमधाम से मना रही है और आगामी चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देशों पर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में कांग्रेसियों को इकट्ठा करके हर कांग्रेसी से 138 रुपए सहयोग राशि की मांग की जा रही है। काशीपुर जिले के महानगर अध्यक्ष मुशर्रफ हुसैन ने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष करण महारा के निर्देशों द्वारा एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से 138 रुपए धनराशि की मांग की जा रही है ताकि पार्टी फंड मजबूत हो और आगामी चुनाव में मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ सके। कांग्रेस कमेटी पूरे 138 वर्ष पूरे कर चुकी है। आज 139वां कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से पूरे देश में और पूरे उत्तराखंड में मनाया जा रहा है। उत्तराखंड में हमारे चीफ, हमारे पीसीसी के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार एक ऐप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी किया गया है, जो कि 138 रुपये के रूप में चंदे के राशि के रूप में वो ज़रूर योगदान कांग्रेस पार्टी को करेगा, ताकि आने वाले वक्त में चुनाव में हर पार्टी को पैसे की ज़रूरत होती है, दानदाता के रूप में हमने उसमें देना है, हर कार्यकर्ता को देना है। देहरादून में कोरोना और स्वाइन फ्लू के संदिग्ध मामले और नववर्ष को देखते हुए राजधानी देहरादून का दून अस्पताल अब अलर्ट मोड में आ चुका है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले देहरादून जनपद में कोरोना के 19 से 16 संदिग्ध मामले और स्वाइन फ्लू के 2 मामले मिले थे, जिसे देखते हुए दून अस्पताल सजग हो चुका है। इस बात को लेकर दून अस्पताल के डीएमएस डॉक्टर धनंजय डोभाल ने कहा कि नववर्ष को लेकर लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोगों से सतर्कता बरतने को भी कहा गया है। सभी अभी एक पब्लिक एडवाइजरी है, सबके लिए जारी की गई है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, कोशिश करें भीड़ भाड़ वाले एरिया से बचें और अगर जाना पड़ रहा है तो उसके लिए मास्क लगाएं, समय समय पर हाथ धोते रहें और अननेसेसरी चीज़ों को छुए नहीं। जहाँ तक अस्पताल की प्रिपरेशन की बात है तो इमरजेंसी विभाग को एक रोस्टर बनाने को बोल दिया गया है कि जो भी संबंधित विभाग हैं वो सब अपना ड्यूटी वाइज रोस्टर लगाएंगे, डॉक्टरों की प्रेजेंस को सुनिश्चित करेंगे और इमरजेंसी अधिकारी जो है वहाँ पर जो भी आवश्यक दवाएं हैं उन सबका अभी से ही इंतजाम करके रखेंगे, ताकि अगर कोई भी इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो उसको टाइम। देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी जोरों से तैयारी कर रही है और 5 सीटों पर जीत का दावा भी कर रही है, झबरेड़ा से पूर्व विधायक और वर्तमान में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल का कहना है कि केंद्र सरकार दलित समाज के लिए कई योजनाएं चला रही है, जिसका लाभ भी समाज के लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में
बाबा साहब अंबेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। दलित समाज का हित भारतीय जनता पार्टी में निहित, ये सिद्ध हो चुका है। 2014 में जो नारा रुड़की के अंदर जब मोदी जी आए थे, मैंने दिया था कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी करेंगे पूरा। आज डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरा। जब संवाद था मोदी जी का पूरे देश के अंदर, उत्तराखंड में भी हमने वो देखा कि महिलाएं किस प्रकार स्वावलंबी बनकर के उभर कर आई हैं। बाबा साहब अंबेडकर का मिशन पूरा हो रहा है। एसडीओ संचिता वर्मा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की गश्ती टीम को गश्त के दौरान सुरई रेंज के कंपार्टमेंट 42 से एक नर बाघ का शव मिला है। इसकी अनुमानित आयु 10 से 12 वर्ष के बीच आंकी गई है। मृत बाघ के सभी अंग सुरक्षित है। प्रथम दृष्टि में यह घटना वन्यजीवों के आपसी संघर्ष का परिणाम मालूम पड़ती है, फिर भी बाघ की मौत के कारणों को पता किया जा रहा है और टीम जांच के सभी पहलुओं पर ध्यान दे रही है। सुरई रेंज के अंतर्गत बीट सतपुड़ा फर्स्ट में के कंपार्टमेंट 42 में एक बाघ को हमने देखा कि वो डेड पड़ा हुआ है। तो हमने वहाँ पर अपनी टीमें भेजी कि क्या स्थिति है, और चारों तरफ वहाँ पर हमने सर्च भी किया कि कोई इस प्रकार से हमको कोई मार्किंग वगैरह मिलती है। तो हमने देखा कि वो प्रथम दृष्टया जो देखने पर ये लग रहा था कि वो आपसी संघर्ष के निशान है आपस में, और एक नर बाघ वहाँ पर हमको उसकी बॉडी मिली है। बाघ की आयु लगभग 12 से 10-12 साल के करीबन है और बाघ पूरी तरह से ठीक है, उसके सारे अंग सुरक्षित हैं। तो न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए मसूरी पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार कर दिया है। इसके अलावा 27 तारीख से मसूरी में विंटर कार्निवल शुरू हो गया है। इसे देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने मसूरी जाने वाले लोगों के लिए ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। देहरादून के एसपी ट्रैफिक सर्वेश पवार के अनुसार नया साल सेलिब्रेट करने के लिए बाहरी प्रदेशों से भी कई पर्यटक मसूरी आते हैं। ऐसे में दिल्ली एनसीआर सहारनपुर की तरफ से आने वाले लोगों के लिए शिमला बाईपास में डायवर्जन किया जाएगा और शहर में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। प्रदेशों से भी काफ़ी लोग आते हैं मसूरी के लिए। उसके लिए हमने अपना ट्रैफिक प्लान जो है वो जारी कर दिया है। उसमें जो जितने भी लोग दिल्ली एनसीआर और सहारनपुर इस तरफ से जो लोग आएंगे उनके लिए डाइवर्जन शिमला बाईपास पे किया जाएगा, ताकि वो बाहर कैंट होते हुए मसूरी जो पहुंच सके। सिटी में उनका प्रवेश वर्जित रहेगा। ऐसे ही जो हरिद्वार ऋषिकेश इस तरफ से जो लोग आएंगे वो जोगीवाला से रिंग रोड होते हुए मसूरी जा सकेंगे। दोनों ही दिन 30 और 31 जो हमारा 31st के लिए जो प्लान है उसमें बाहरी जो भारी वाहन है उन्हें भी सिटी के अंदर नहीं आने दिया जाएगा। वो भी बाहर, जैसे इधर हरिद्वार से आने वाले वाहन वो लाल तप्पड़ पर रोके जाएंगे और इधर आसारोड़ी पर रोके जाएंगे, तो उनका भी प्रवेश जो है वो वर्जित रहेगा। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय, जहां मां गंगा के दोनों छोर पर जोशियाडा और तिलोथ के हजारों की संख्या में लोग निवास करते हैं। इनकी आवाजाही के लिए 7 पुलों का निर्माण किया गया है, जिसमें गुफियार, तिलोथ, केदारघाट, गंगा मंदिर, जोशियाडा, मनेरा और बड़ेथी के पुल बनाए गए हैं। इस पुल पर 2013 से काम चल रहा है, पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। वहीं बात की जाए तीनों झूला पुलों की, तो इनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी है। खुलेआम यहां के निवासियों की जिंदगी से खेला जा रहा है। मनेरा और केदारघाट के झूला पुल के ऊपर का डामरीकरण उखड़ गया है। साथ ही पुल की वेल्डिंग टूटने से पुल हवा में झूल रहा है, जिसमें कभी भी दुर्घटना होने की संभावना है। जनपद में जो हमारी लाइफलाइन है, 3 पुल हैं, 3 झूला पुल हैं और अब हमारा माघ मेला शुरू होने वाला है और इन पुलों की कंडीशन बहुत ख़राब है। कभी भी कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। तो मेरा उन्हीं विभागों से अनुरोध है कि इन पुलों की तत्काल प्रभाव से मरम्मत की जाए, जिससे आने वाला माघ मेला हमारा बहुत अच्छा चले। उत्तरकाशी शहर को जोड़ने वाले जो पुल हैं उनकी हालत जर्जर स्थिति है। ये पुल जो अभी हम जहाँ पे खड़े हैं, ये वर्ष 2013 की जो भीषण आपदा आई थी उस समय इसका निर्माण हुआ था और उस समय पूरा लोड इसी पुल ने उठाया था। उस समय क्योंकि तिलोथ पुल भी बह गया था और जो जोशियाड़ा वाला पुल भी बह गया था, तो ये एकमात्र पुल था
जिससे आवागमन उत्तरकाशी की जनता करती थी। और इन पुलों की मरम्मत होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो हमारे तमाम जो ग्रामीण हैं, जनपद वासी हैं, वो यहाँ पर जो है बड़े हर्षोल्लास के साथ माघ मेला घूमने के लिए आते हैं। तो लोगों को समस्याएं ना हो, लोगों की सुविधा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि यहाँ पर जो है इन पुलों का मरम्मत हो। जो झूला पुल है हमारे, चाहे मनेरा का झूला पुल हो, हमारे मेन जो हमारा जुसाड़ा का जो सबसे बड़ा, जिस पर बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है, जुसाड़ा का झूला पुल हो, और या हमारे जितने भी इस एरिया में जो झूला पुल आते हैं, और कई वर्षों से मैं देखता ही आ रहा हूँ कि इस पर कोई मेंटेनेंस विभाग के द्वारा नहीं करवाई जा रही है, और कभी भी ये कोई दुर्घटना, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो सरकार और शासन को इस पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो लोकल ब्रिज हमारे, उसमें कुछ सस्पेंशन ब्रिज है, झूला पुल है, कुछ मोटरेबल है। उनका इंस्पेक्शन किया था मैंने अपने स्टाफ के साथ। तो झूला पुल के बारे में मैंने इनसे जब पता करवाया तो उनके कहना है कि लास्ट ईयर इन तीनों पुलों का पेंट भी करवाया गया है, उसके जो सस्पेंडर है जो ढीले थे उसको भी ठीक करवाया गया है, जो कमियाँ थी। इसके बावजूद भी यदि कुछ कमियाँ रह गई होगी तो मैं फिर दोबारा एक बार बारीकी से देख के जो है जो कमियाँ होगी उसको दुरुस्त करवाएंगे। जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय, जहाँ से कि पूरे जनपद के लिए योजनाएं बनती है और यहीं से उन योजनाओं को जो है जितने भी हमारी ग्राम सभाएं हैं पूरे जनपद की, वहाँ पे लागू करवाया जाता है। लेकिन उत्तरकाशी मुख्यालय को जोड़ने वाले जो कि प्रमुख रूप से यहाँ पे 7 पुल हैं, और इन 7 पुलों में जो है 3 यहाँ पे झूला पुल पड़ते हैं और 4 जो है बड़े पुल पड़ते हैं। लेकिन वर्तमान में इन पुलों की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। मैं अभी केदारघाट पुल पर खड़ा हूँ और ये देख लीजिए आप इस पुल की क्या स्थिति है। पूरा पुल जो है हिल रहा है, और यहाँ पे देखो आपकी सारा डामरीकरण जो इसके ऊपर पड़ा हुआ था सारा उखड़ चुका है। लोग यहाँ से जो आवाजाही कर रहे हैं उनको जो है बड़ा खतरा बन सकता है। साथ ही साथ में कुछ दिनों बाद माघ मेला होने वाला है, और यहाँ पे जो है हजारों की संख्या में लोग जो है इसके ऊपर से निकलते हैं, और कभी भी जो है कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। फिलहाल जनपद मुख्यालय उत्तरकाशी के इन पुलों की ये हालत है, तो पूरे जनपद में क्या काम हो रहे होंगे, यह बहुत ही बड़ा प्रश्न सरकार की तरफ लगाता है। दीपक नोटेल, IND24 उत्तरकाशी। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।